अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डिमांड। अच्छा जी, आप लोगों को पहली बात मैं ये बता दूं कि आप लोगों को नोट्स कॉपी करने की कोई ऐसी कोई नीड नहीं है। चाहे तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन क्लास के बाद मैं आप सब लोगों को अपने हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स भेज रहा हूँ, जिनमें प्रॉपर डायग्राम्स होंगी और प्रॉपर लेक्चर बने होंगे। अच्छा जी, तो पहला लेक्चर है डिमांड। डिमांड से स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड क्या होता है कि डिमांड इज़ द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बाय सर्टेन कोर्स और सर्विस। असल में मसला क्या होता है कि हर इंसान के पास नीड्स एंड वांट्स होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए मुझे डिमांड करनी पड़ती है। नीड क्या होती है? बेसिक नेसेसिटी फॉर लिविंग। और वांट क्या होती है? लग्जरी गुड्स, जिनकी मुझे असेंशियल फॉर लिविंग तो नहीं होते, लेकिन एक लग्जरी के अंदर वो ऐड करते हैं। अच्छा, अब डिमांड का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यार मेरे पास पैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब मैं मर्सिडीज़ नहीं ख़रीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं विलिंग तो हूँ ना कि यार एक दिन मर्सिडीज़ लूँगा, मुझे बहुत पसंद है। तो यानी कि मर्सिडीज़ के लिए डिमांड तो क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये असल मीनिंग होता है डिमांड का। अच्छा जी, अब क्योंकि डिमांड की बात चल रही है तो इसके लिए एक लॉ भी लिखा गया है, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि बिल्कुल यार बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। एक छोटे से बच्चे को एक चीज़ पता है। यार एक बात बताओ, अगर किसी की गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर किसी भी गुड की प्राइस कम होती है तो उसकी क्यूडी बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। ऐसा ही है, नेगेटिव रिलेशन है। क्योंकि कोई अगर एक बात बताओ, अगर तुम एक मार्केट में जाते हो, तुम्हें शर्ट खरीदनी है जो कि 1000 रुपये की मिलती है, तुमने खरीद 2-3 यूनिट्स खरीद लिए। कल को वही शर्ट्स अगर 2000 की मिलेंगी तो क्या तुम खरीदोगे? जाहिर सी बात है, क्वांटिटी डिमांड तुम कम करोगे। अच्छा, माइंड मी, आई एम रिपीटिंग द वर्ड क्वांटिटी डिमांड, नॉट डिमांड, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, जो कि आगे जाके आप लोगों को पता चलेगी। अच्छा, डायग्राम्स पे जाने से पहले कुछ आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बेसिक नॉलेज दे दूँ, जिससे आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। अच्छा, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। अच्छा सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जिसकी वजह से अफेक्ट आ रहा हो, जिसकी वजह से अफेक्ट आ रहा होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जिसके ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है। यानी कि अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी को लिंक करूं, प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से मेरी डिमांड के ऊपर अफेक्ट आता है ना, तो मेरी प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगी और मेरी क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट बन जाएगी। कोई मसला नहीं होता, आई होप नॉट। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ूँ। एएस लेवल के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप्स जो होते हैं किसी भी दो चीज़ों के बीच में, या तो वो होगा पॉजिटिव या तो वो होगा नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग डायरेक्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, और नेगेटिव को हम लोग इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। अच्छा, अब इनके कर्व की तरफ आते हैं ज़रा। प्राइस, मैं सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी का ही लिंक ले रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, पॉजिटिव है, डायरेक्ट है। पॉजिटिव का मतलब है कि प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, तो मेरा कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। सही। अब नेगेटिव पे है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर मेरी प्राइस कम हो रही है तो मेरी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, और अगर मेरी प्राइस बढ़ रही है तो मेरी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, यानी कि वो कर्व कुछ ऐसा बनना चाहिए। अच्छा, अब दो चीज़ों को आपने बिल्कुल गौर से देखना है। पहली बात तो ये कि मेरा डिमांड कर्व इनवर्स और डिमांड कर्व पॉजिटिव डायरेक्ट, दोनों हमेशा वाई एक्सिस को टच करके बन रहे हैं। टच करने का भी रीज़न है जो कि आपको आगे वाली क्लासेस में पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये मेरा अपवर्ड स्लोपिंग कर रहा है, ये रहा, ये वाला अपवर्ड स्लोपिंग कर। क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। सही।
आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डू नॉट स्टार्ट पॉजिटिव कर्व फ्रॉम ओरिजिन, कभी भी वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला? Alright, but first you'll have to unlock your device. यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, चले जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि यार नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का, सही। नेगेटिव का मतलब क्या, हमारा कर्व कैसा बनना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनना चाहिए। आ जाए कर्व की तरफ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ बनना चाहिए। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्वांटिटी डिमांड थी, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी प्राइस थी, तो वो सॉरी वाई एक्सिस पे आएगा, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपने ये देखें, ये जो मैंने डी और डी यहाँ पे मेंशन करा था ना, ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि आगे जाके और कुछ ऐसे कर्व्स आएंगे तो हमें एग्जामिनर को बताना है कि यार ये कर्व किस चीज़ का। अच्छा जी, हम लोग डिमांड की तरफ थे, ये हमारा कर्व चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी इनिशियल प्राइस यहाँ पर थी पी, इस पी पर मेरी ये क्वांटिटी आ रही है क्यू, और मैं पॉइंट ए पर ऑपरेट करूँ, सही। अगर मेरी प्राइस पी से P1 जाती है तो जाहिर सी बात है मेरी क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 एक्सटेंड करेगी और मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट P। अगर ऑपोजिट सिनेरियो होता, मेरी प्राइस ऊपर चली जाती, P से वो चली जाती P2 पे, तो मेरी क्वांटिटी भी कम हो जाती, Q से Q2 आ जाती और मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट C। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। तो जब भी मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंड, इंक्रीज नहीं बोलते, बताऊंगा आगे जाकर। और जब भी मेरी क्वांटिटी डिमांड गिर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज नहीं बोलते। इसकी भी वजह आगे जाके बताऊँ, क्योंकि आगे जब हम लोग कर्व की तरफ जाएंगे हम लोग फ़र्क जब देखेंगे क्वांटिटी डिमांड और डिमांड का, तब हमें ये बातें पता चलेंगी। अच्छा, मैंने आपसे ऊपर बात की थी डिमांड की, सही है। अब मैं बात कर रहा हूँ अफेक्टिव डिमांड की। अच्छा, अफेक्टिव डिमांड क्या होती है कि विलिंगनेस, यानी कि एक पर्सन जो है, एक बंदा जो डिमांड कर रहा है वो विलिंग तो है, साथ ही साथ ही हैज़ इनफ रिसोर्सेस टू बाय दैट गुड। डिमांड क्या होती है भाई, प्राइस, ओ सॉरी, डिमांड क्या होती है भाई, आपने एक चीज़ के लिए विलिंग हो, आपके पास पैसा है नहीं है, आपकी डिमांड बन गई। अफेक्टिव डिमांड क्या होती है कि आप एक चीज़ के लिए विलिंग हो, साथ ही साथ आपके पास वो चीज़ खरीदने का पैसा भी है। यानी कि मेरे पास BMW मर्सिडीज़ खरीदने का पैसा नहीं है, तो मेरी से वो क्या होगी, डिमांड। मिस्टर एक्स के पास विलिंगनेस भी है और मर्सिडीज़ खरीदने का पैसा भी है, तो मिस्टर एक्स की वो डिमांड मेरी अफेक्टिव डिमांड बन जाएगी। आई होप यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा किसी को भी, कोई मसला। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे चलते। बात पहले चल रही थी सारी की सारी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। क्वांटिटी डिमांड के अंदर हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी का लिंक आ जाता है, हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, हमारे पास एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व आ जाती है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट सी। जो बातें सारे मैंने ऊपर की हैं वही सारी रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अच्छा, इनको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं और वो होते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। यानी कि मेरी प्राइस के अंदर कोई लिंक नहीं होता इसका, सारा का सारा जो लिंक चल रहा होता है वो अदर फैक्टर्स की तरफ से आ रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल प्राइस से रिलेटेड नहीं होती। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है इनकम। यार एक बात बताओ, परसों
सॉरी, एक महीना पहले आपकी इनकम थी 1000 रुपये, आप गुड्स खरीदना चाहते थे, सही है। एक महीने बाद ही आपका प्रमोशन हुआ और आपकी इनकम हो गई 2000। तो आप पहले जितने गुड्स खरीदोगे कि ज़्यादा कुछ खरीदोगे? ज़्यादा कुछ खरीदोगे ना, ऑब्वियसली। लेकिन क्या ये बात मेरे प्रोड्यूसर को मालूम है? नहीं मालूम है। तो मैं हमेशा जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। यानी कि मेरी अगर इनकम बढ़ती है, इनकम को हम लोग वाई से लिखते हैं ये लेवल्स के अंदर, तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। मेरी इनकम कम होगी तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी कि मेरी इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होगा। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इनकम के अंदर हमारे पास दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल, दूसरे होते हैं इन्फीरियर। अच्छा, ये इनकम की जो बात है ये हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। यहाँ पर खाली मैं ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिमांड का फ़र्क पता चले क्वांटिटी डिमांड से। अच्छा, नॉर्मल गुड कौन से गुड्स होते हैं? जो कि लग्जरी गुड्स होते हैं, वो मैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। लग्जरी गुड, हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव गुड्स। अच्छा, एक्सपेंसिव गुड हमारे पास आ गया। इसके अलावा वो गुड्स होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, सही है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे मेरी डिमांड इन गुड्स के लिए बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे मेरी इनकम कम होती रहेगी, जाहिर सी बात है यार, आप चीपर गुड्स की तरफ आओगे ना, तो आपकी डिमांड भी ब्रांड से हट के हल्की चीज़ों पे आ जाएगा। अच्छा, अब इन्फीरियर की तरफ स्विच मारते हैं। इन्फीरियर गुड कौन से होते हैं भाई? लो क्वालिटी गुड, चीप गुड्स। अच्छा, जैसे कि अगर मैं आपको बहुत ही, अच्छा इसके अलावा चीप गुड्स होते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब आपकी इनकम बढ़ेगी क्या आप चीप गुड्स की तरफ जाओगे? बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो उनकी डिमांड जो है वो आपके लिए कम हो जाएगी, और जैसे ही आपकी इनकम कम होगी वैसे ही आपकी डिमांड चीप गुड्स के लिए बढ़ जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ऑपरेट कर रही है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यार देखो, जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है अपनी कार में जाना प्रेफर करोगे ना, आप बोलोगे कि यार मेरे पास अच्छी गाड़ी है मैं वो ख़रीदूँगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम कम होना शुरू होगी आप पैसा बचाना शुरू करोगे, और आपकी जो डिमांड है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब इनका कर्व भी बना लेते हैं भाई, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब इन्हें कर्व की तरफ आ जाए। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिलेशन वाले गुड है, मेरी इनकम और मेरी डिमांड है ना, इस बार मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? मेरी इनकम, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? मेरा डिमांड। अब आए ज़रा इसकी तरफ, तो वाई एक्सिस पे मेरी इनकम आ जाएगी और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाएगी, डिमांड आ गई। अच्छा, अब बना के देख लेते हैं यार। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम यहाँ पर पहले थी, मेरी क्वांटिटी क्यों थी? इनकम बढ़ी तो साथ ही साथ मेरी क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगी नॉर्मल गुड्स के लिए, और इनकम कम होगी तो साथ ही साथ मेरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी नॉर्मल गुड्स के लिए। कोई मसला? अब इधर आ जाए इंफीरियर गुड्स की तरफ। लो क्वालिटी चीप गुड्स होते हैं, सही है। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, इनकम कम होगी तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है मेरा यहाँ पर। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा। यहाँ पर इनकम आएगी, क्वांटिटी आ गई, यहाँ पर मेरे पास डिमांड आ गई। इनकम पहले मेरे पास वाई थी, मेरी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो क्यू आ रही थी। इनकम जैसे ही मेरे पास कम हुई, वाई से वाई बन गई, वैसे ही मेरी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ तक कोई भी मसला, कोई भी मसला यहाँ तक? अच्छा, अब दूसरे अदर फैक्टर पे आते हैं। दूसरा अदर फैक्टर डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, ये डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स हमेशा आपकी इनकम के ऊपर लगता है। जितना आप इनकम कमा रहे हो उस हिसाब से आपके ऊपर एक टैक्स लगता रहता है। अच्छा, इसके अलावा मैं यार आसान लफ्ज़ों में ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा डायरेक्ट टैक्स है वो मेरे कंज्यूमर के लिए एक बर्डन है। आपकी जेब से अगर पैसा जा रहा है तो वो तो आपके लिए बर्डन ही हुआ ना यार। अच्छा, अब एक छोटा सा फॉर्मूला है,
डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? नॉमिनल इनकम, सॉरी, डिस्पोजेबल इनकम मेरी होती है इनकम लेस डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब इसी इनकम में से यार या तो आप स्पेंड करोगे या तो आप सेव करोगे, ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल मेरी इनकम थी महीने की 1 लाख रुपए। पिछले साल ईयर 1 में मैं टैक्स भरता था तकरीबन समझ ले 10,000 का, तो मेरी नॉन डिस्पोजेबल इनकम क्या बन जाती थी? 90,000 की। सही है। अब ईयर 2 के अंदर मेरी इनकम अभी भी उतनी ही है, मतलब कोई प्रमोशन नहीं हुई मुझे, लेकिन मेरा डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया, 10,000 से 20,000 हो गया। तो अब मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी रह जाएगी? 80,000। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे ही मेरा डायरेक्ट टैक्स बढ़ा, एक कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बढ़ गया हो, ऐसा ही उसका बर्डन बढ़ा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम जो है सॉरी, उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई होगी, जिसकी वजह से वो स्पेंडिंग भी कम करेगा और उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अच्छा, क्या ये डिमांड मेरी अदर फैक्टर का था या फिर प्राइस फैक्टर का था? बिल्कुल अदर फैक्टर का था। यहाँ तक कोई इशू? अच्छा जी, अब थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स वो वाले गुड्स जिनकी जो मेरे गुड्स से लिंक करते हैं। अच्छा, इसके ना दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेटिव विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सही है जी। फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल है, कोक वर्सेस पेप्सी। सही है। अगर कोक की प्राइस बढ़ती है तो जाहिर सी बात है लोग कोक तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि देखिए कोक और पेप्सी के अंदर ना टेस्ट का इतना फ़र्क, ना कलर का इतना फ़र्क। तो जब मेरी कोक की प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही कोक की प्राइस कम होगी वैसे ही मेरी पेप्सी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। ये रिलेटेड गुड्स हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अदर फैक्टर्स के अंदर भी ये चीज़ आती है। अच्छा जी, कोई मसला? देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो मेरे नोट्स हैं उनमें लिखी हुई होंगी, तो बार बार आपको वही बात बोल रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा जी, अब यहाँ पर से कर्व की तरफ आ जाए। इस कर्व के अंदर आपने ख्याल रखने को, देखिए रिलेटेड गुड्स है ना, तो आपको एक गुड की प्राइस लेनी है और दूसरे गुड की क्वांटिटी लेनी है, यानी कि आपको प्राइस ऑफ कोक लेनी पड़ेगी यहाँ पर और क्वांटिटी ऑफ पेप्सी लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा, एक और बात याद रखें कि हम लोग ब्रांड्स का नाम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं सिखाने के लिए आपको सिर्फ कोक पेप्सी बोलूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे लिखें गुड वाई और क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। अच्छा, प्राइस कोक की बढ़ रही है तो पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस कोक की कम हो रही है तो पेप्सी की क्वांटिटी कम हो रही है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बना, ऐसा ही है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरफ आ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो होते हैं जॉइंटली यूज्ड गुड्स, जो कि यूज टुगेदर होते हैं। बहुत एग्जांपल हैं यार इसकी, फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, फॉर एग्जांपल टायर एंड ट्यूब, फॉर एग्जांपल सिनेमा एंड पॉपकॉर्न, यानी कि वो गुड जो कि एक साथ यूज़ होने वाली चीज़ है। अच्छा, अब मेरे इसकी तरफ आए। अब सिनेमा टायर और ट्यूब की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। टायर की अगर मेरे पास प्राइस जो है वो बढ़ती है तो लोग टायर कम खरीदेंगे, टायर कम खरीदेंगे तो ट्यूब क्या होगी? कम बिकेगी। और अगर टायर की मेरे पास प्राइस कम होती है
तो लोग टायर ज़्यादा खरीदेंगे, टायर ज़्यादा खरीदेंगे तो उसके अंदर ट्यूब भी तो डालेंगे, तो ट्यूब की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई मसला यहाँ तक। प्राइस टायर की कम हो रही है तो ट्यूब की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस टायर की बढ़ रही है तो ट्यूब की डिमांड कम हो रही है, यानी कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन। वही वाली बात है, जॉइंटली यूज्ड गुड्स हैं, हमारे पास रिलेटेड गुड्स हैं, तो हमें गुड वाई और गुड एक्स लिखने पड़ेंगे साथ साथ। अब इसे कर्व की तरफ आ जाए। प्राइस ऑफ गुड वाई, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गया, नेगेटिव रिलेशन आ गया। यहाँ तक कोई मसला। अच्छा जी, अब फोर्थ की तरफ आ जाए। फोर्थ फैक्टर हमारे पास आता है एडवर्टाइजिंग का। अब एडवर्टाइजिंग, यार एडवर्टाइजिंग किस तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। पहली होती है इंफॉर्मेटिव और दूसरी एडवर्टाइजिंग हमारे पास होती है पर्सुएसिव। इंफॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है कि आप कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बता रहे होते हैं, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह जो हैं वो फीचर टेल फीचर टू कस्टमर, ऐसा ही है, इंफॉर्मेटिव है ना। आप कोई इन्फॉर्मेशन वाली बात कर रहे हो, कोई अच्छी बात कर रहे हो। पर्सुएसिव के अंदर क्या होता है कि आपको गुड्स कस्टमर को अट्रैक्ट करवाना है, यानी कि आप सेलिब्रिटीज़ को हायर करो अपने बॉडी स्प्रे के ऐड करना, जिससे कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो। आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लेके आओ, सही है। इसके अलावा अब एड्स कहाँ कहाँ बंदा दिखा सकता है, टीवी पे दिखाए, सोशल मीडिया पे दिखाए। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे मार्केटिंग टूल्स होते हैं, प्रमोशन हो, सही है। इन सब चीज़ों की वजह से जैसे जैसे कस्टमर जो है वो मेरा परसुएड होगा, मेरा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू होगा। जब वो अट्रैक्ट होना शुरू होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, साथ ही साथ प्रोड्यूसर की सेल्स बढ़ेंगी और इन दी एंड उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई भी मसला। अच्छा जी, अब ये तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, चार जो कि अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं। वेदर, यार एक बात बताओ, आप सर्दियों में आइसक्रीम खाओगे, गर्मियों में आइसक्रीम खाओगे? गर्मियों में खाओगे ना, तो जाहिर सी बात है गर्मियों में वेदर की आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा फैशन, आउट ऑफ फैशन चीज़ को ख़रीदता नहीं है तो उसकी डिमांड कम होगी, जो चीज़ फैशन में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सातवां, हमारा टेस्ट, हमारी पॉपुलेशन, हमारा क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करती हैं। हर वो चीज़ जो प्राइस से रिलेटेड ना हो वो डिमांड को हमारे हमेशा अफेक्ट करेगी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बार बार एक बात बोला था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। आए आप उस फ़र्क को समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी डिमांड वर्सेस डिमांड। अच्छा, क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या होता है, प्राइस का लिंक होता है क्वांटिटी के साथ। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और प्राइस अगर मेरे पास कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड मेरे पास बढ़ जाएगी। अच्छा, अब इसका कर्व हमारे पास नॉर्मल बेसिक जो बनता है वही होगा। यहाँ पर आएगी हमारे पास प्राइस, यहाँ पर आएगी हमारे पास क्वांटिटी, डाउनवर्ड स्लोपिंग अपने पास कर्व आया हमारा टी। पहले मेरे पास प्राइस पी थी, क्वांटिटी क्यू थी। प्राइस मेरी जैसे ही कम हुई मेरी क्वांटिटी बढ़ गई। मूवमेंट लॉन्ग द कर्व आ रहा है बिल्कुल मेरे पास पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा, ये नॉर्मल डायग्राम थी हमारी प्राइस और क्वांटिटी की। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास जो बात चल रही है डिमांड के ऊपर। अच्छा, डिमांड के अंदर जितने भी मेरी सारी चीज़ें थी सारी की सारी अदर फैक्टर्स थी। कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे मेरी प्राइस पे अफेक्ट आया, मेरी प्राइस हिली हो, ऐसा तो कोई नहीं था। तो इस कर्व में भी मेरी प्राइस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी। आए फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर नीचे बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मेरी इनकम बढ़ गई है,
क्या प्रोड्यूसर को पता है मेरी इनकम बढ़ी है? उसको तो कुछ नहीं ऐसा मालूम। तो क्या वो अपनी प्राइस में चेंज लाएगा? बिल्कुल भी नहीं लाएगा। मेरी इनकम बढ़ी है तो मेरी डिमांड बढ़ जानी चाहिए, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर की सेल्स बढ़ेंगी, लाजमी बात है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो अनचेंज रहेगी हमेशा। और देखते हैं इस कर्व को ज़रा। यहाँ पर मेरे पास प्राइस आ गई, यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी आ गई है। अच्छा जी, ये मेरे पास मेरा डिमांड करवा रहा है पहला, सॉरी, ये पहला डिमांड करवाया। अच्छा, अब मेरे पास मेरी प्राइस चल रही है ये मेरी प्राइस चल रही है और ये मेरी क्वांटिटी आ रही है, सही है। पहला डिमांड कर, अच्छा मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरी इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ने से मेरी डिमांड बढ़ जानी चाहिए, और मेरी डिमांड बढ़ती है, राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी मेरी डिमांड, ऐसे, सही है। अच्छा, अब मेरे पास नया कर्व आ गया D1। क्या प्रोड्यूसर को पता है मेरी इनकम बढ़ी है? बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो तो सेम प्राइस रखेगा, लेकिन क्या होगा कि मेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, Q से Q1, प्राइस सेम लेकिन मेरी क्वांटिटी Q से Q1 बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर इसी का मैं उल्टा इफेक्ट ले आऊँ, मैं बोलता हूँ कि यार मेरी ना डिमांड गिर गई है क्योंकि मेरा टैक्सेस बढ़ गए। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों की इनकम कम होगी, उसकी डिमांड जो है वो ऐसी लेफ्टवर्ड आएगी। डिमांड D से D2 आ गई। क्या प्रोड्यूसर को पता है मेरी डिमांड कम हुई है, मेरी इनकम कम हुई है? वो तो सेम प्राइस से बेचेगा ना। लेकिन पहले मैं सेम किस पे ख़रीद रहा था? क्वांटिटी Q पर। अगर इनकम बढ़ती थी तो मैं पॉइंट A से पॉइंट B चले जाता और मेरी क्वांटिटी Q से Q1 चली जाती। और अगर इनकम कम हो रही है तो अब सेम प्राइस पे मेरी क्वांटिटी आ जाएगी Q2। यानी कि देखिए मेरी प्राइस जो है वो अभी तक अनचेंज्ड है। जिस चीज़ में चेंज आ रहा है वो है मेरी अपनी क्वांटिटी। कोई भी इशू यहाँ पर, कोई मसला? डिमांड क्वांटिटी डिमांड का फ़र्क आई होप समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी अब तक। अच्छा, एक लास्ट छोटा सा केस है हमारे पास, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। ये MCQ में ज़्यादातर टेस्ट होता है, समझ लें इसको भी। अच्छा जी, मार्केट डिमांड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, यानी कि एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदे, चार बंदे मिलके एक मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब इसे कर्व की तरफ आ जाए। ये मेरा पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये है मिस्टर एक्स का नॉर्मल डिमांड कर्व डी आया। मेरे पास प्राइस चल रही है $5। मिस्टर एक्स जो है वो $5 पे ख़रीदते हैं 50 यूनिट, सही है। ये मिस्टर एक्स का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब मिस्टर वाई एंट्री मारते हैं। मिस्टर वाई जो है, अच्छा देखिए हर बंदे के लिए प्राइस तो सेम ही होगी ना, आगे पीछे तो नहीं होगी प्राइस। डिमांड कर्व आया, मिस्टर वाई जो है वो सेम प्राइस पर ख़रीदते हैं 30 यूनिट, सही है जी। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आ गया मिस्टर जेड। मिस्टर जेड जो है उनके लिए भी प्राइस जो है वो $5 ही होगी है। यहाँ पर प्राइस आ गई, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई। ये मिस्टर वाई का डिमांड करवाया, जेड का सॉरी। अब मिस्टर जेड जो है वो सेम प्राइस पर ख़रीदते हैं 20 यूनिट। अब ये 50, 30 और 20, 50, 30 और 20, ये एक्स, वाई और जेड के इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो वो पूरा मेरा मार्केट डिमांड पर बन जाएगा। ये मेरा है पूरा मार्केट डिमांड, क्वांटिटी, प्राइस, यानी कि सेम प्राइस पर सेम $5 के ऊपर अगर मेरी मार्केट डिमांड कैलकुलेट की जाए तो वो क्या होगी? 50 + 30 + 20, यानी कि मेरी मार्केट डिमांड कर कितनी आ रही है? 100 की। सेम प्राइस 5 पर मेरी मार्केट डिमांड आ रही है 100 की। आई होप आप सबको ये बातें सारी क्लियर हो।
और आप लोगों को मज़ा आया तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप सबसे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।